हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, पनौती याद है ये शब्द? जब हमारी क्रिकेट टीम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारी थी, तब ये ट्रेंड कराया गया था कि मोदी पनौती है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस मैच को देखने के लिए गुजरात गए थे। अहमदाबाद स्टेडियम में बैठकर उन्होंने ये मैच देखा था जिसमें हम हार गए थे। तो विपक्ष ने और कुछ जो लोग मोदी को एक आंख नहीं देख सकते, उन लोगों ने ये ट्विटर पे ट्रेंड कराया था कि मोदी पनौती है और मोदी की प्रेजेंस की वजह से ये मैच हम हार गए। अब जिन लोगों को पनौती का नहीं मतलब मालूम है, मैं उनको बता दूं। पनौती को आप कह सकते हैं एक तरह से कि मनहूस, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस से अच्छे अच्छे काम खराब हो जाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, ख़ास तौर पे वो 3 स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की आपस में सीधी टक्कर रही, जनता ने ये दिखा दिया कि वो किसको पनौती मानती है, प्रधानमंत्री मोदी को या राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर अपने भाषणों में ये चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह कहा था कि हमारे लड़के इसलिए हार गए क्रिकेट के मैच में क्योंकि पनौती वहाँ पे था। पनौती यानी कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे थे, इसलिए हमारे लड़के क्रिकेट मैच जो है वो हार गए, और खूब तालियां बजवाई थी अपने फॉलोअर्स से। आज जो है जनता ताली बजा रही है और जनता बता रही है कि पनौती कौन है। कांग्रेस जी भर के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब जब इन्होंने कोई ऐसा लेबल चिपकाया है प्रधानमंत्री के ऊपर, तब तब इन्होंने उसका नतीजा चुनाव में अच्छी तरह से देखा है, लेकिन फिर भी ये सबक नहीं सीखते। गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी को सोनिया गांधी ने कहा था कि ये तो मौत का सौदागर है 2002 के दंगों की वजह से, और जनता ने गुजरात में बुरी तरह से कांग्रेस को हरा दिया था। 2014 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक, राष्ट्रीय बैठक चल रही थी। सभी कांग्रेस के छोटे बड़े नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, और वहाँ पे मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए, यार उस चाय वाले को बुलाओ, वो यहाँ चाय बांटेगा, सबको चाय पिलाएगा। जनता को ये बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो एक इंस्पिरेशन है, उनकी मिसाल दी जाती है, देश में ही नहीं दुनिया में भी लोग देते हैं कि कैसे एक बिल्कुल ज़मीन से उठकर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी योग्यता के बलबूते पर टॉप पे पहुंचा है। एक चाय वाला जो स्टेशन पे चाय बेचता था, कैसे उसने मेहनत करी और आज वो देश का प्रधानमंत्री। ये तो एक मिसाल होती है, इससे तो लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो उसकी इस तरह से बेइज्जती करना जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। फिर आया 2019 का चुनाव, जिसमें राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर है किनारे लगाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका अपना कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, जो इतना ईमानदार है कि अपनी तनख्वाह के भी पैसे जब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरी तनख्वाह खर्च ही नहीं होती है, मेरी तनख्वाह तो बहुत बच जाती है, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको भी किसी वेलफेयर स्कीम में या किसी जगह दान में दे देते हैं। जिसका परिवार, जिसकी माँ भाई इतने हम्बल कंडीशंस में रहते हो, उसको आप चोर बोल रहे हैं। जनता को फिर ये बात पसंद नहीं आई और जनता ने 2019 में और भी बुरी तरह से हराया राहुल गांधी को और कांग्रेस को। और इस बार पनौती, तो पनौती का भी नतीजा देख लिया। अब देखते हैं 2024 के इलेक्शन में इनको अकल आती है कि नहीं आती है। इनके जो पार्टी के जो नेता है ना, उनको भी ये गलतफहमी है, या फिर खुशफहमी है, या फिर ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को गाली दोगे तो आप राहुल गांधी की गुड बुक्स में आ जाओगे। अभी क्या कहते हैं, एमपी में कन्हैया कुमार ने एक रैली की है जिसमें प्रधानमंत्री उनकी पत्नी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। उस महिला के लिए जो बेचारी कहीं नहीं आती है सामने, ना मीडिया के सामने ना कहीं, उसके लिए इतनी गलत सलत बातें और प्रधानमंत्री के लिए बोली है। अब हम आते हैं सेकेंड बात पे, वो है ईडी। इन्होंने ईडी के जब छापे पड़ते हैं विपक्ष के करप्ट एमएलएज एमपीज के ऊपर, तब विपक्ष हल्ला मचाता है कि ये बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है, ये नरेंद्र मोदी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, या नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर गई है हमसे इसलिए हम पर छापे पड़वा रही है। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है, लेकिन जनता ने इस नैरेटिव को, अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के यहाँ छापे पड़े थे और फिर उनको जेल भेजा गया, कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमसे बदला लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जनता ने अपना वोट देके बता दिया है कि उसे
ईडी के छापों पे भरोसा है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों से ही महादेव ऐप का जो इतना बड़ा करप्शन इशू था वो उजागर हुआ और उसका जनता ने संज्ञान लिया और देखा कि कितना करप्शन है, कितने हज़ारों करोड़ों का स्कैम है ये, किस तरह से महादेव ऐप वालों ने कांग्रेस को पैसा दिया इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए। तो जनता इन ईडी के छापों को बहुत सीरियसली ले रही है और जनता खुश है कि चलो जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इस बार अगर इलेक्शंस में कांग्रेस तेलंगाना में नहीं जीतती तो आप मान के चलिए सारा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया जाता। काले कपड़े पहन के इन्होंने हाय हाय करनी थी कि ईवीएम में बेईमानी की गई है, नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की है ईवीएम में, चुनाव जो हमारा चुनाव आयोग है वो करप्ट है, बीजेपी से मिल गया इसलिए हम हारे हैं। और एक बड़ा सा डेलीगेशन लेके ये राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच जाते और धड़ाधड़ जो इनके वकील हैं, एक पूरी लॉबी है वकीलों की, प्रशांत भूषण वगैरह, कपिल सिब्बल, धड़ाधड़ उनके थ्रू पीआईएल डाल दी जाती सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कहते हैं ईवीएम को बैन करो, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है इसलिए क्या कहते हैं ये लोग जीते, वरना क्या कहते हैं हम जीत रहे थे, सब जगह हम ही जीतते। जब ये जीतते हैं तब ईवीएम सही हो जाते हैं, जब ये हारते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। वो तो शुक्र है कि कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई, तो अब वो ये नहीं कह सकते कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा, ये जो है विधानसभा के ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये लोकसभा का सेमीफाइनल है और इसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2024 में भी बीजेपी जीतेगी। नहीं, मैं इसे सेमीफाइनल नहीं मान रही हूँ। यहाँ पे अगर तीनों स्टेट्स में बीजेपी हारती भी तो भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही 2024 के इलेक्शंस में जीतेंगे, ये बात तय है। और ये जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया इसने इस बात के ऊपर और मुहर लगा दी कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इनफैक्ट 2024 के इलेक्शन को तो इलेक्शन कहना ही बेकार है, वो तो एक रेफरेंडम होगा, मोदी के अगेंस्ट और मोदी के फेवर में दो ही तरह के वोट पड़ेंगे। अब देखो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक आपको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दिखता है? इंडिया अलायंस में कोई नेता ऐसा है जो मोदी के सामने टक्कर खड़ा हो सके और उनको टक्कर दे सके? अब 3 स्टेट्स में जो एक खास बात हुई है वो ये है कि तीनों स्टेट्स में बीजेपी ने सीएम फेस लॉन्च नहीं किया, सीएम को डिक्लेयर ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सीएम ने डिक्लेयर किया, छत्तीसगढ़ में भी किसी को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया और सेम राजस्थान में भी किसी को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। तीनों जगह चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, मोदी के करिश्मे पे लड़ा गया, मोदी की काबिलियत पे लड़ा गया और जनता ने वोट भी जो डाला है वो मोदी के ऊपर डाला है, क्योंकि सीएम का फेस तो कोई था ही नहीं किसी भी स्टेट में। तो यानी कि जनता ने मोदी को वोट दिया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या कोई और बनेगा, रमन सिंह बनेंगे या कोई और बनेगा, या राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम बनेंगे या कोई और बनेगा, उन्होंने मोदी को वोट दिया है। तो जब विधानसभा के इलेक्शन में मोदी का मैजिक इस तरह से जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा है तो अब 2024 में तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। यहाँ तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस हर स्टेट में कांटे की टक्कर दे रही है या फिर कांग्रेस जीत रही है, तो जब यहाँ पे ऐसा हुआ है तो 2024 में आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होने वाला है। अब एक और मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है जातीय जनगणना का। जब बिहार में जातीय जनगणना हुई नीतीश कुमार भी बहुत खुश हो रहे थे जातीय जनगणना करा के कि पता नहीं क्या इन्होंने हासिल कर लिया, और जातीय जनगणना कराने से बिहार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब गरीबों का उद्धार हो गया। इस तरह से विधानसभा में डेटा पेश किया गया था और इस तरह से वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। और फौरन ही जैसे ही ये डेटा बाहर आया कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है, इन्होंने फटाफट ओबीसी आरक्षण 75% तक बढ़ा दिया, जो 50% आरक्षण था 75% कर दिया। बस अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बिहार की। हालांकि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही है ना तो स्कूल हैं ढंग के, ना टीचर हैं, ना नौकरी है। यार तुम आरक्षण तो बढ़ा रहे लेकिन इस आरक्षण का क्या कहते हैं फ़ायदा जनता उठाएगी कैसे? नौकरियां तो है ही नहीं, नौकरियां तो बढ़ाई नहीं। जो ऑलरेडी शिक्षा लेके और डिग्रियां लेके जो युवा घूम रहा है गुजरात उसमें बिहार में, उसको तो तुम नौकरी दे नहीं पा रहे हो। वो बेचारा तो उस आरक्षण का फ़ायदा उठा नहीं पा रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है, और तुमने 25% बढ़ा दिया, नौकरी नहीं बढ़ाई एक।
स्कूल्स का तुम्हारे ये हाल है कि एक कक्षा में 4-4 क्लासेस के बच्चे बैठते हैं और ब्लैक बोर्ड को 4-4 हिस्सों में डिवाइड करके उसी कक्षा में पहली क्लास का टीचर भी पढ़ा रहा है, उसी ब्लैक बोर्ड पे दूसरी, तीसरी, चौथी का। ये हाल है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। जो टॉपर्स हैं ना बिहार के, उनके इंटरव्यूज़ लो तो आप सिर पीट लोगे, उनको कुछ नहीं आता है। वो तो छोड़ दो, बच्चे टीचर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं तो टीचर्स को कुछ नहीं आता है। यह इतना बदहाल हाल है। और गरीबी रेखा के नीचे कम से कम नहीं तो 50% से ज़्यादा जनता तो गरीबी रेखा के नीचे है। उस बिहार में जातीय जनगणना करा दी गई और रिजर्वेशन 75% कर दिया गया। अब राहुल गांधी ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, जातीय जनगणना के नाम पर, देश को जाति के नाम पर बांट के, फूट डलवा के हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इसलिए हर जगह, और इन्होंने देखा कि जो बिहार का जो जातीय जनगणना हुई है उसमें ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा निकली है, तो इन्होंने हिसाब लगाया कि पूरे देश में यही एवरेज होगा। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। इन्होंने सोचा ये कह के तो ओबीसी के सारे वोट हमें मिल जाएंगे। लेकिन अब जनता जो है ना, ये जाति का जो जंजाल था ना, दलदल था, उससे निकल रही है बाहर। अब कोई जाति नहीं है, अब एक ही जाति बन गई है, गरीब की जाति, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। 2 साल कोविड रहने के बाद, और कोविड में 80 करोड़ लोगों को घर बैठ के मोदी जी ने 2 बार महीने में राशन पहुंचा के जो लोगों के लिए काम किया था, उससे एक अलग जाति तैयार हो गई है, लाभार्थी जाति की। और वो लाभार्थी जाति ये है कि जो हमको लाभ देगा हम उसको वोट देंगे। हम नहीं जानते कौन किस जाति का है, हमारी जाति का हो या किसी जाति का हो, हमें तो जो फ़ायदा देगा, जो हमारे अकाउंट में पैसे भेजेगा, जो हमारे घर में गैस का सिलेंडर भेजेगा, जो हमारे गाँव में सड़क बनवाएगा, बिजली के खंबे लगवाएगा, नल से पीने का पानी भेजेगा, हम तो उसको वोट देंगे, वो चाहे फिर किसी जाति का हो। जनता आगे निकल गई है, जनता अब गवर्नेंस, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, इनके नाम पे वोट दे रही है। लेकिन हमारे नेता जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। उनको अभी भी ये गलतफहमी है कि जातियों का लालच दे के हम लोगों के वोट ले लेंगे। राहुल गांधी इसी भ्रम में जाति जाति गाते रहे हर अपने मंच से इलेक्शंस में, और जनता ने उनको अच्छी तरह से बता दिया कि क्या कहते हैं, हम नहीं जाति में बिलीव करते, हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए कर रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं ने कितनी स्कीम्स चलाई हैं शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए। पहले लाडली बेटी योजना थी, फिर सुकन्या विवाह योजना थी, और अब लाडली बहना योजना, जिसमें औरतों के अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचता है। आज मध्य प्रदेश की औरत इतनी एम्पावर्ड अपने आप को महसूस कर रही है। अरे एक गरीब औरत, उसके अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे, उसकी जो छोटी छोटी इच्छाएं जिनके लिए वो मोहताज रहती थी, चूड़ी है, बिछिया है, बिंदी है, पैड्स के लिए कपड़ा है, अपने बेटे को छोटा सा खिलौना दिलाना है अपने बच्चे को, उनके लिए जो लोग मोहताज रहती थी औरतें, आज उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो अपनी सारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। आज बेटी के विवाह पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार 1 लाख रुपया देती है। जिस बेटी के पैदा होने पे माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती थी कि कल को ये जवान होगी, इसकी शादी हम कैसे करेंगे, हर गरीब माँ बाप की चिंता होती है। आज वो आराम से सोता है, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, कि मेरी हर बेटी की शादी पे सरकार मुझे पैसा देगी और मैं अपनी बेटी की शादी बड़े अच्छी तरह से कर सकूँगा और बिना आराम। आज वो बेटियाँ बोझ बनना बंद हो गई हैं मध्य प्रदेश में माँ बाप के ऊपर। तो ये जाति उभर के आई है, महिलाओं की एक जाति उभर के आई है अलग से, वो एक अलग जाति बन के तैयार है मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह चौहान को अपना भाई मानती है। और इतना अटूट भरोसा है उन्हें शिवराज सिंह चौहान पे कि ये तो हमारा भाई है, ये हमें धोखा नहीं देगा, और ये आगे आगे और जो हमारे अकाउंट में रकम आ रही है उसको और बढ़ाएगा। ये अटूट विश्वास है, जिसने 4 बार जो आदमी कहते हैं चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उसको 5वीं बार इतने भारी बहुमत से जिताया है। ये विश्वास है। ये सब जाति वाति जो ये राहुल गांधी कर रहे हैं ना, इसका सिला इनको जनता ने अभी दे दिया। और अगर इन्होंने ये नहीं छोड़ा ना, और कहते हैं ढंग की चीज़ें नहीं की इन्होंने इलेक्शंस में, तो ये 2024 में वैसे भी मुँह की खाएंगे, तो और ज़्यादा मुँह की खाएंगे, क्योंकि जनता निकल चुकी है इस दलदल से। 2014 और 2019 में हुआ क्या था कि हिंदुओं ने इकट्ठे होकर वोटिंग की थी बीजेपी को,
तब से ये लोग बहुत परेशान थे कि अगर हिंदू इस तरह से इकट्ठे होकर वोट करेंगे तो बीजेपी को तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। भाई मुसलमानों के वोट तो इनको मिल जाते हैं, हिंदुओं के वोट बढ़ जाया करते थे और इसलिए जीतते थे। 2 इलेक्शंस में हिंदुओं ने इकट्ठे होकर वोट दिया। तो अब ये बहुत खुश हो रहे थे कि अब ये जाति जनगणना करा के हमने जातियों में फूट डालनी है, हिंदुओं को एक नहीं होने देना है और इसका फ़ायदा फिर इलेक्शंस में हमको मिलेगा। मुस्लिम्स के वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे कांग्रेस को, हैं, और हिंदुओं के भी वोट बढ़ जाएंगे जातियों के आधार पे जैसे पहले बटा करते थे, हैं, और फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया है कि उन्हें किसी जाति से मतलब नहीं है, उनको अपने फ़ायदे से मतलब है। जो उनको फ़ायदा देगा, जो उनकी ज़िंदगी सुधारेगा, जो उनकी गरीबी दूर करेगा, जो उनके लिए उनकी माँ बेटी और बहनों के लिए सोचेगा, वो उसको वोट देंगे। ये इन्होंने दिखा दिया है, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में। इधर छत्तीसगढ़ में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो आदिवासी बस्तर का इलाका और मध्य प्रदेश में, हाँ, छत्तीसगढ़ पे जाने से पहले मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात कर लूँ। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो जो चंबल बेल्ट जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है ग्वालियर के राजघराने का, पूरी 34 सीटें कांग्रेस को दिलाया करते थे। लेकिन एक इलेक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए। जब हार गए तो केवल राज्यसभा का एक टिकट चाहते थे कांग्रेस से, जो कि कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, और जिसकी वजह से नाराज़ होकर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। पिछले 2 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया घर नहीं गए हैं, अपने घर नहीं आए हैं, ग्राउंड लेवल पर लगातार काम किया है। और इस बार चंबल की पूरी सीटें जो हैं, जो वो कांग्रेस को दिलाया करते थे, इस बार बीजेपी को मिली हैं। तो इतना अपने हाथ से एक ऐसा नेता जो उनको हर चुनाव में इतनी सीटें दिलाया करता था, उसको इन्होंने यूं ही हाथ से जाने दिया, उसकी कदर को नहीं समझा और 3 साल उसकी बेइज्जती करते रहे। तो उसका भी जवाब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के थ्रू, जनता ने दे दिया कांग्रेस को कि आपने बहुत बड़ी गलती की है ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोकर। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक तो ये जो ईडी ने छापे मार के ये महादेव ऐप का जो घोटाला था उसको उजागर किया, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। दूसरा, आदिवासी बेल्ट में सोनिया गांधी के 10 साल के टेन्योर में बाहर से इतना पैसा आ रहा था वेटिकन से, और धड़ाधड़ क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उनको ईसाई बना रहे थे। खुली छूट थी, खुला पैसा आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पैसे पे, इस तरह के चंदे पे रोक लगा दी। ऐसे एनजीओज जिनके पास पैसा आ रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, वो सारे जो हैं बंद हो गए हैं, और इस तरह का जो पैसा आ रहा था उसको भी बंद करवा दिया। वो FCRA जो एक फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है फॉरेन फंड्स के ऊपर, उसमें कई सुधार करके। अच्छा, आदिवासी जो थे परेशान थे इस कन्वर्जन से, किस तरह से उनका कन्वर्जन धर्मांतरण किया जा रहा था, और भूपेश बघेल ने चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि एक तो कांग्रेस का, राहुल गांधी का प्रेशर था, क्योंकि कांग्रेस को सूट करता है, जितने आदिवासी ईसाई बनेंगे वो सोनिया गांधी को और कांग्रेस को वोट करेंगे। तो वो चाह रहे थे जितना कन्वर्जन होए उतना अच्छा है, इसलिए वो चुप थे। भूपेश बघेल भी इस वजह से चुप थे, अपने सीनियर लीडर्स की वजह से। ये बात आदिवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और दूसरा, बागेश्वर धाम का भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा गया है वोटिंग पे। बागेश्वर धाम ने जिस तरह से आदिवासियों को सनातन से जोड़ने की कोशिश की और उनको ये एहसास दिलाया कि अपना धर्म छोड़ के, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर मत छोड़ो दूसरों के लिए, उसका भी कहते हैं कि वोटिंग पे फ़र्क पड़ा है, और इस वजह से आदिवासी बेल्ट का सारा वोट बीजेपी को मिला है। चलिए फिर हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जिस तरह से शोभा यात्राओं पे पथराव हुए थे और जिस तरह से खुलेआम कन्हैया लाल का एक ट्वीट के ऊपर गला रेत दिया गया था, उसका बहुत प्रभाव पड़ा है जनता पे। जनता को दिख रहा था कि किस तरह से हमारे जो रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं, धार्मिक हमारे जो जुलूस निकलते हैं, उन पे किस तरह से पथराव होता है, किस तरह से गला काट दिया गया केवल एक ट्वीट देने के नाम पर। उससे जनता जो थी बहुत नाराज़ थी। अशोक गहलोत ने चुप्पी साध ली थी, उन घटनाओं को कंडेम नहीं किया था, उन लोगों को पनिश नहीं किया जो कि जिम्मेदार थे इन सब बातों के लिए, इन पथरावों के लिए, और बिल्कुल चुप्पी साध ली थी, एक तरह से उनका पक्ष लिया था। उससे जनता बहुत नाराज़ थी, हिंदू बहुत नाराज़ थे। वो उन्होंने अपने वोटिंग पैटर्न में दिखाया, वो नाराज़गी दिखाई है।
अब लास्ट में हम आ जाते हैं और उधर हाँ तेलंगाना में केसीआर जो थे उनको बड़ी गलतफहमी हो गई थी। पहले वो केसीआर की पार्टी थी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने आने लगे थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कर लिया बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति। तो वहाँ उनको जनता ने सबक सिखा दिया। और ये जो ओवैसी थे ना, ये सोचते थे कि क्या कहते हैं, वो जो पूरा हैदराबाद वाला जो पूरा एरिया है वहाँ तो इनको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इनकी पिछली बार 7 सीट थी, इस बार 4 ही रहेगी। और बीजेपी ने अपनी टैली को बहुत इम्प्रूव किया है। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे शाम को, तब तक बीजेपी 10 सीटों पे लीड कर रही थी। और अगर राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं और 14% वोट बता रहे हैं, तो लोकसभा में भी बीजेपी को तेलंगाना से लोकसभा के इलेक्शंस में भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और मान के चलिए, बेशक स्टेट इलेक्शन में बीजेपी कर्नाटका हार गई है, लेकिन आप देख लीजिएगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कर्नाटका से बीजेपी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। स्टेट इलेक्शन में बेशक कांग्रेस को जनता ने जिताया है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस जो है वो अलग मुद्दों पे होते हैं। वहाँ पे करप्शन बहुत था सरकार में, इसलिए जनता ने उनको हरा दिया। लेकिन सेंटर के इलेक्शंस के मुद्दे अलग होते हैं और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि दोनों के मुद्दों को मिक्स करे। वो जानती है सेंटर में किसको किन मुद्दों पे वोट देना है, स्टेट इलेक्शन में किसको किन मुद्दों पे वोट देना है। अब हम आ जाते हैं अपने सो कॉल उन पत्रकारों को जिन्होंने अपने यहाँ टैग लगा रखा है कि उनसे ईमानदार कोई नहीं है, जो नेशनल मीडिया को तो कहते हैं गोदी मीडिया और ख़ुद को बताते हैं बड़ा ईमानदार। मैं तो कहती हूँ वो ईमानदार नहीं है। उन्होंने खुलकर कांग्रेस का प्रचार किया इस इलेक्शंस में, और उनको आप दलाल पत्रकार, मतलब उनके लिए तो अब एक ही वर्ड है, दलाल पत्रकार। प्रसून बाजपेयी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और ये अजीत अंजुम, ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी अगर आप ये पूरे 1 महीने हेडलाइंस देखेंगे, आशुतोष जी जो उनके वीडियो जो उन्होंने प्रोग्रामिंग की है, प्रोग्राम्स बनाए, उनकी जो हेडलाइंस देंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये पत्रकारिता नहीं है, ये तो दलालता है, ये तो दलाली है। खुलकर कांग्रेस के पक्ष में, खुलकर कांग्रेस के फेवर में थंबनेल्स लगाए गए हैं और प्रोग्राम्स किए गए हैं और कांग्रेस को जिताया गया है। और हर बार कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए। मतलब उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो राहुल गांधी के साथ साथ वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। ये सारे पत्रकार अपने सोशल मीडिया के जो नेटवर्क है उसके नेटवर्किंग के थ्रू, तो इनके 25-25 लाख के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे ख्याल से उन सब्सक्राइबर्स की भी आंखें खुल गई होंगी कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिन यूट्यूबर्स को, वो आपको कितना गुमराह करते रहे और कितना धोखा देते रहे। और एक्चुअल में वो यूट्यूबर्स नहीं है, पत्रकार नहीं है, वो कांग्रेस के दलाल हैं, विपक्ष के लिए दलाली करते हैं। तो आपकी भी आंखें खुल जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, जो आपको धोखा दे रहे हैं दिन दहाड़े। मेरे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।